गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी भी जारी रखे होंगे। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे वो है तीसरा चैप्टर, जो कि हमारी बदलती पृथ्वी इसका नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस भाग में ज़्यादातर यही देखना है कि जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ठीक है, उसी के कारण इसमें देखेंगे कि कौन सा जो स्थल रूप में परिवर्तन हो रहा है या फिर इसका जो ऊपर की भौतिक दशा परिवर्तनशील हो रहा हो, किस ढंग से हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गतिशील है, अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब एक अंतर्जनित बल होता है और दूसरा बहिर्जनित बल होता है। लेकिन अंतर्जनित जो बल होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि जो अंतर्जनित बल होता है वो किस कारण से होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी है प्लेटों में कई परतों में विभाजित है। ठीक है, जो ऊपर का स्थल खंड है, ठीक है, परपटी वाला जो भाग होता है वो कई भाग में डिवीजन किया गया है। ठीक है, हम लोग ऐसे देखने के लिए ऊपर से तो नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे फुटबॉल का कई गोटी गोटी जोड़ करके एक फुटबॉल बनता है ना, तो उसमें भी पृथ्वी भी इस तरह से कि कुछ आकृति इसमें भी होती है। ठीक है, ये प्लेट हैं, कई प्लेटों में टूटी हुई है पृथ्वी और ये चलती रहती है। जैसे ये प्लेट वाला है, कभी इधर चलता है कभी, ठीक है, इधर प्लेट, दो प्लेट है आपस में अलग अलग चलता है। ठीक है, इसकी भी कभी इधर चलता है, एक भाग इधर चलता है, कभी कभी समानांतर ही चलते रहते हैं। ठीक है, कभी एक दूसरे के विपरीत चलता है। ठीक है, ये प्लेटों का किनारा है, ये सब जितने ही प्लेट हैं। ठीक है, प्लेट क्या होता है, प्लेट जो स्टेनोस्फीयर से ले करके, देखिए हम लोग आंतरिक संरचना पढ़े थे, ये ऊपर वाला भाग जो कि परपटी था। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ से लेकर के लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक स्टेनोस्फीयर से ऊपर, ठीक है, जो मेंटल वाला भाग था, मेंटल भाग के जो ऊपरी भाग में एक स्टेनोस्फीयर रहता है दोनों के बीच में, तो इस भाग से ऊपर को यहाँ से लेकर ऊपर तक जो होता है 100 किलोमीटर का भाग होता है, इसको प्लेट की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्रस्ट का भाग सम्मिलित रहता है। ठीक है, ये तो प्लेट होता है, ये प्लेट कई भाग में टूटा हुआ है और ये अक्सर ये इधर गमनशील होता है, यहाँ निरंतर चलते रहता है। हालांकि बहुत धीमी गति से चलता है, कम से कम लगभग मिलीमीटर में चलता है एक वर्ष में। ठीक है, 1 से लेकर के 10 मिलीमीटर तक, या इससे थोड़ा सा अधिक या कम बेस रूप में चलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, बल्कि बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, तो ये प्लेट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है पूरे कई प्लेटों में बटी हुई है। कई इसमें प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी भी प्लेटें हैं। जो बड़ी प्लेट है जैसे यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये सब बड़ी बड़ी प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, तो ये सब बड़ी बड़ी प्लेट है और कई छोटी छोटी भी प्लेटें हैं। ठीक है, लगभग बड़ी प्लेटों की संख्या 6 है, 6 या 7 है, कहीं 6 लिखा रहता है, कहीं 7 लिखा रहता है। ठीक है, तो ये 6 को ही ज़्यादा माना गया है, 6 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, और 20 के आसपास जो छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लेट हम लोग का डिवीजन है और इसी कारण से ही, लेकिन ये प्लेट का संचलन होता कैसे है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ये बीच का वाला भाग थोड़ा सा सेमी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, या अर्धगलित अवस्था में है, इसको जिसको स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर, या इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। समझे, ये हमेशा गतिशील होता है, ये एक तरह से गोली की तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, एक चक्रीकार। ठीक है, जैसे ये भाग है, ये प्लेट का ऊपरी भाग है, तो ये मैग्मा होता है, तो ऊपर चलता है इसे, फिर इधर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ये चलते रहता है इसे। ठीक है, एक चक्राकार क्रम में, इसको तकनीकी भाषा में कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं या संवहनी धारा भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जिसे हमेशा चलते रहता है और इसी कारण से ये जो ऊपर वाला भाग है, स्थलखंड का ऊपर वाला भाग है, ये चलेगा तो ये इधर के चला गया और इधर स्थलखंड का भाग भी चलते रहता है। इसी यही कारण कहा जाता है कि जब महाद्वीपों में भी संचलन होता रहता है। ठीक है, इसको आगे और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो ये जो कारण होता है, ये अंतर्जात बल इसको बोला जाता है। इसी अंतर्जात बल के कारण से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, संचलन इसमें होता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि
जो बल पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन लाता है, स्थल रूपों में जो परिवर्तन लाता है, कौन कौन सा बल है? तो पहला जो बल था, ठीक है, अंतर्जात बल, अंतर्जात या अंतर्जनित भी कहते हैं इसको, अंतर्जनित बल होता है, और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जात बल के अंतर्गत अभी हम लोग देखे थे कि जो प्लेटों का संचलन होता था, किसी कारण से होता था? जो प्लेट संचलन होता था एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाला जो मैग्मा का संचलन के कारण से। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, और ज्वालामुखी की क्रिया भी होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भूस्खलन भी होता है इसके अतिरिक्त। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया इसमें होती है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि अंतर्जनित जो बल होता है क्या होता है। तो अंतर्जनित बल जैसे कि हम लोग जाने कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसके कारण से जो भूपटल में परिवर्तन आता है या संचलन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है, इंडोजेनिक। ठीक है, इंडोजेनिक इसको फोर्स बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो अंतरिक्ष संचलन के कारण जब प्लेटों में गतिशीलता होती है, तो उसके कारण भी जब एक भूभाग का, पृथ्वी का एक छोटा सा भूभाग या बड़ा भूभाग कंपन करने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप कहा जाता है। ठीक है, जो अंतर्जात बलों के कारण, हालांकि इस बुक में दिया हुआ जो एनसीईआरटी में फिलहाल दिया हुआ है कि प्लेटों के संचलन के कारण, मान लीजिए ये प्लेट है, दो प्लेटें हैं गतिशील अवस्था में, तो यहाँ पे एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये बीच में रगड़ हो रहा है। तो रगड़ के कारण भी धीरे धीरे आपस में जब टकराता है तो धीरे धीरे कंपन शुरू होने लगता है। तो इसको प्लेटों के संचलन के कारण से भूकंप आता है। ठीक है, रगड़ होने के कारण। हालांकि भूकंप के भी और बहुत ही कारण है, कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है इसमें यहाँ पे यही बताया गया। ठीक है, तो इसके कारण ये भूकंप होता है। अब भूकंप में कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग ध्यान देंगे कि भूकंप जैसे कि आता है पृथ्वी के निचले भाग से, तो भूकंप में जो ये प्लेटों का संचलन होता है, यहाँ से शुरुआत होता है। तो जहाँ से भूकंप पहली बार शुरुआत होता है तो उसको बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल। भूकंप मूल या इसको भूकंप केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, भूकंप केंद्र कहते हैं, इंग्लिश से इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी के नीचे है। ठीक है, ऊपरी सतह के नीचे है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है और इसके नीचे यहाँ से शुरुआत होता है। तो जिस भाग से शुरुआत होता है उसको फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। और पहली बार धरातल के ऊपर, ठीक है, यहाँ से कंपन करते हुए यहाँ जाता है, तो पहली बार धरातल के ऊपर जहाँ पे ये महसूस किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं एपी सेंटर या भूकंप केंद्र, सॉरी अधिकेंद्र इसको बोलते हैं। ठीक है, भूकंप का अधिकेंद्र, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर इसको कहा जाता है। और भूकंप यहाँ आने के बाद से धीरे धीरे चारों तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ जब होता है, यहाँ होता है, अब यहाँ से चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगता है। ठीक है, तो ये और सबसे ज़्यादा महसूस एपी सेंटर पे ही होता है। ठीक है, भूकंप का झटका सबसे ज़्यादा यहाँ महसूस होता है और धीरे धीरे इधर दोनों तरफ जाने पर धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ये इसका जो भूकंप आने का मुख्य जो तरीका है या फिर प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि भूकंप आता है तो आखिर कितने इसमें तरंगे निकलती हैं, तरंगों के माध्यम से ही कंपन करता है, तो कितने तरंगे होते हैं, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे,
ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है, हालांकि और कई प्रकार की होती है लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 ही देखेंगे। ठीक है। पहला होता है पी वेव या पी तरंगे इसको बोला जाता है। ठीक है। पी वेव होता है वो, इसको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है। प्राथमिक तरंगे कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले एपिसेंटर से यहीं पे आती हैं। ठीक है। भूकंपी तरंग ये सबसे पहले यहीं पे यही महसूस किया जाता है भूकंपी तरंगों का। इसको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंगे भी इसको कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग इसलिए कहा जाता है कि इसका जो चलने की दिशा होता है इसे चलता है। ठीक है। आगे पीछे पीछे करके इस तरह से चलता है, ध्वनिक तरंगों के माध्यम से जैसे चलता है, जैसे ध्वनि तरंगें चलती हैं वैसे ये चलता है। ठीक है। दूसरा होता है एस वेव। ठीक है। या एस तरंगे भी इसको कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। ठीक है। द्वितीयक तरंगे ये पी वेव के आने के पश्चात इस तरंगे आती हैं। इसके अपेक्षा ये इसका स्पीड कम होता है। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होते हैं। इसका जो पी तरंगों का चलने का वेग होता है तीव्र वेग होता है। ठीक है। इसका तीव्र वेग होता है, इसके अपेक्षा ये द्वितीयक तरंगों का वेग कम होता है। लेकिन खास एस वेव का ये है कि ये तरल पदार्थों में नहीं चलती हैं। ठीक है। या जहाँ पे पानी होता है लिक्विड स्टेट में ये नहीं चलती हैं। ठीक है। तरल पदार्थों में नहीं चलते। तीसरा जो वेव होता है वो एल वेव होता है। ठीक है। एल वेव को क्या बोलते हैं, इसको धरातली तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये केवल मात्र धरातली भागों पे चलता है। ठीक है। ऊपरी भागों पे। ठीक है। ये जैसे पृथ्वी है तो ये ऊपरी भागों में ही केवल गमन करता है, ये नीचे नहीं गमन करते, इधर नहीं जाता है। ठीक है। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी। ठीक है। ये जो तरंगे अब इतने तरंगे हैं, सबसे तीव्र चाल तो इसका होती है लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी एल वेव का होता है। ठीक है। क्योंकि ये आड़े तिरछे भी चलती हैं। और एस वेव है तो प्रकाश की तरंगों की तरह चलती है। प्रकाश की तरंगें कैसे चलती हैं, इसीलिए इसको कौन सा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से भूकंपी तरंगे होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि भूकंपी तरंगों का भविष्यवाणी कैसे किया जाता है। तो अभी तक कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिल पाया है वैज्ञानिकों को कि भूकंप का भविष्यवाणी कर सके या कुछ देर पहले भूकंप को महसूस कर सके। ठीक है। ये वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, विशेष से जनजातीय लोग हैं, प्राकृतिक रूप से जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो तो लोग कुछ हद तक महसूस कर लेते हैं। जो जानवर होते हैं, कई जानवर होते हैं, उन लोगों को महसूस हो जाता है। ठीक है। भूकंपी तरंगों के बारे में तो उन लोगों के गतिविधियों को देख करके वहाँ के स्थानीय लोग हैं जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। ठीक है। अन्यथा कोई भी भूकंप का भविष्यवाणी करने के लिए कोई भी अभी तक यंत्र नहीं बना है। ठीक है। और जो भूकंप का मापन होता है, इसका मापन कैसे किया जाता है। भूकंप का मापन जो किया जाता है वो भूकंप लेखी यंत्र द्वारा किया जाता है। जो जिस यंत्र से मापा जाता है उसको कहा जाता है भूकंप लेखी यंत्र। ठीक है। एक प्रकार का यंत्र होता है, इसी की वजह से जहाँ पे भूकंप ज़्यादा था वहाँ पे लगाया जाता है तो वो उसका मापा जाता है। भूकंप को रिचल स्केल में मापा जाता है या रिक्टर स्केल में। रिक्टर पैमाना बोला जाता है, रिक्टर स्केल भी बोला जाता है। ये 1 से लेकर के 9 तक होता है।
1 से लेकर के 9 के बीच में इसका मापन किया जाता है। ठीक है, जो 2 से कम तक जो भूकंपी तरंग आते हैं 2 से कम होता है तो ठीक है, 2 से कम होता क्या हो जाएगा, 2 से कम होगा तो वो इसको भूकंप की संज्ञा नहीं देते हैं या भूकंप में नहीं मानते। और जो 7 से ऊपर भूकंप होता है उसको सर्वाधिक भूकंप कहते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी। ठीक है, सर्वाधिक विनाशकारी 7 से रिचर स्केल पर, रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक यदि इसका पैमाना आ रहा है तो ये विनाशकारी में गिना जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भूकंप। अब हम लोग देखते हैं कि अगला ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। ये सब अंतर्जात बल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी होता क्या है, ये पृथ्वी के नीचे से निकलने वाला मैग्मा का एक छिद्र होता है। पाइप का थोड़ा जो जहाँ पे मैग्मा निकलता है, ये नीचे मैग्मा भरा हुआ है पृथ्वी के नीचे, ये पाइप के थ्रू तोड़ते हुए निकलता है। तो ये जहाँ पे निकलता है इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो निकलने की प्रक्रिया होते हैं, मैग्मा बनने और धरातल पर निकलने और निकल करके जमने के सारा को प्रक्रिया को मिला करके क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी ये जो छिद्र होता है इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वाला का मुख होता है तो इसलिए ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, अब पूरा जब ज्वालामुखी निकलने के बाद से यहाँ पे इसमें ज़्यादा से मैग्मा निकलता है, कई पदार्थ निकलते हैं, राख निकलता है, धूल गैस सब निकलता है। वो फिर ऊपर जाते हैं, पहले ऊपर जाके आके धीरे धीरे नीचे जम जाता है, जम के फिर एक पर्वतनुमा आकृति बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी क्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है, विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं उसका नाम याद कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ज्वालामुखी आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है या फिर। ठीक है, भारत में एक बार 2001 में जो गुजरात राज्य है उसमें भूकंप आया था बहुत तीव्र। ठीक है, भुज में, भुज जो कि गुजरात राज्य में है, यहाँ पे काफ़ी तीव्र भूकंप आया था। 7 से अधिक का जो भूकंप था, 7 से प्लस में अधिक का ही भूकंप आया था, काफ़ी लोग वहाँ पर क्षति हुआ था। ठीक है, तो ये रहा भूकंप, ज्वालामुखी। और एक भूस्खलन होता है, ये लगभग पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है। जब कंपन होता है या फिर ज़्यादा बारिश होता है तो जो ज़्यादा इसमें गीला हो जाता है, ये भारी हो जाता है। भारी होने के कारण से यहाँ पे जो चट्टान होता है पूरा तरह से खिसक के नीचे आ जाता है। तो ऐसे खिसक के नीचे आने की जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आके खिसकने की जो क्रिया होता है उसको भूस्खलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहिर्जात बल। ठीक है, तो अंतर्जात बल तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जो कई बहिर्जात बल होते हैं उसके कारण से कई तीव्रता में परिवर्तन, उसमें स्थल स्वरूपों में परिवर्तन आता है, कई बार स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। इसमें बहिर्जात बल में मुख्य रूप से कौन कौन सा है, नदी द्वारा होता है, उसके बाद पवन द्वारा होता है, सागरीय तरंगों द्वारा होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिमानी द्वारा होता है। ठीक है, और कुछ हद तक भूमिगत जल द्वारा भी होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये बहिर्जात बल हैं जो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं या लाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो हम लोग एक एक करके जितने भी बहिर्जात बल हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, नदी है, पवन है, सागरीय तरंग है और हिमानी और भूमिगत जल। ठीक है, तो नदी द्वारा अभी हम लोग देखते हैं, ये जो जितने भी लगभग
बहिर्जात बल है, इसमें 2-3 जो कार्य होते हैं निश्चित रूप से होता है, जिसमें एक अपर्दन होता है, परिवहन होता है, ठीक है, और एक निक्षेपण होता है। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़। अपर्दन वो चीज़ होता है कि ये इन कारकों द्वारा, ठीक है, जितने भी बहिर्जात बल हैं इसके द्वारा किसी स्थल रूप को क्या किया जाता है, काट पीट करके, जैसे जल है तो जल के द्वारा, इसके द्वारा चट्टानों को घिस करके और परिवहन किया जाता है, लेकर के एक अवसाद को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो जो टूट फूट की क्रिया होता है और इसको क्या करते हैं, अपर्दन कहा जाता है। टूट फूट के लेके बहा के लेके एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाते हैं तो इसको अपर्दन की क्रिया करते हैं। जो घिसने की और काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। काट छांट करने, ठीक है, या फिर टूट फूट की क्रिया भी होते हैं, तोड़ता भी है, तो इसको क्या बोला जाता है, अपर्दन किया जाता है, ठीक है। एक अपक्षय भी नाम सुनेंगे, अपर्दन और अपक्षय, इसमें थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। ये होता है कि अपर्दन होता है और दूसरा एक अपक्षय होता है, यह अपक्षयन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि किसी भी चट्टान का या स्थूल रूप का किसी भी कारण से ये जो तरंगे हैं, ये जितने भी माध्यम हैं परिक्रमा टूट फूट के एक ही स्थान पर गिर के बिखर के यहीं पर रह जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपक्षयन बोलते हैं। लेकिन अपर्दन में क्या अंतर होता है, अपक्षयन तो टूट फूट के यहीं पर रह जाता है और जब ले करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो उसको अपर्दन क्रिया में शामिल किया जाता है, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अपक्षयन केवल टूट फूट के क्रिया होते हैं, जबकि अपर्दन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाता है, ठीक है। ये परिवहन होता है। परिवहन क्या बोलते हैं, जितना अवसाद की मात्रा को या अवसादों को स्थानांतरण करता है, ठीक है, किसी तरह से ले जाता है। नदी द्वारा भी अपने बहाव करके लेके चला जाता है, या पवन द्वारा जो रेत होते हैं सब बुढ़ा करके ले जाया जाता है, या सागरी तरंगों द्वारा भी ले जाया जाता है, ठीक है। और हिमानी भी होता है, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, तो इन सब के द्वारा भी परिवहन का कार्य किया जाता है, ठीक है। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण की जो ये अवसाद होता है, अवसाद को एक जगह एक स्थान पर ले जा करके वहीं पे जमा दिया जाता है, ठीक है। इसको अवसादों को जमाओ, ठीक है। इसको जब जमाया जाता है तो क्या बोलता है, निक्षेपण क्रिया बोल जाता है। इसको इंग्लिश में डिपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि करके कि किस ढंग से इसका जो इस कार्य द्वारा जितने भी कारक हैं, अपर्दन जनिक जो कारक हैं, किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। जो नदी है, नदी के द्वारा जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पर्वतों से जब नदी यहाँ से ग्लेशियर है पिघल कर निकलती हैं तो काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ निकलती हैं, ठीक है। जब नीचे उतरते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्थान ऐसे होता है कि काफ़ी नुकीलेदार हो जाता है, यहाँ से जल तुरंत नीचे गिरता है तो क्या एक प्रपात का निर्माण करती हैं, ठीक है। प्रपात का निर्माण करते हैं तो इसको जल प्रपात कहते हैं, या इंग्लिश में वाटरफॉल भी कहा जाता है। वाटरफॉल यदि काफ़ी ऊंचाई से होता है तो वाटरफॉल बोलते हैं, यदि छोटा सा होता है तो उसको छिप्रिका भी कहा जाता है, ठीक है। जो छोटा वाटरफॉल होते हैं इसको क्या बोला जाता है, छिप्रिका कहा जाता है। तो विश्व में चाहे भारत में जितने भी वाटरफॉल हैं उसको भी याद कर लीजिए कहाँ पे कौन कौन सा वाटरफॉल है। या जैसे सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो एंजल है, ठीक है। एंजल वाटरफॉल कहाँ पे है, एंजल प्रपात, जो कि वेनेजुएला में है, ठीक है। वेनेजुएला कहाँ पे है, ये दक्षिणी अमेरिका के एक देश है, वेनेजुएला में है, ठीक है। एक नियाग्रा फॉल है, ठीक है, नियाग्रा, ये कहाँ पे है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। ये यूएसए और कनाडा की जो बॉर्डर लाइन है उसी के आसपास ये नियाग्रा फॉल भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और है विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया प्रपात, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये दक्षिणी अफ्रीका में है, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का एक दोनों देश है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये दोनों को जहाँ पे बॉर्डर लाइन पे ही है विक्टोरिया फॉल, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब ये रहा नदी से संबंधित फल। और भी कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं नदी द्वारा। नदी अपने जब ऊपर से निकलती है तो प्रपात का निर्माण करती है, और जो अपने ऊंचे वाला भाग में अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें गर्ज का भी निर्माण करती हैं। गर्ज एक खाई तरह से ही होता है, ठीक है, गर्ज का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विसर्पों का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। ये विसर्प क्या होता है? नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो ये पहले यहाँ से तो गिरती हैं तो ऊपर से एकदम स्पीड में गिरती हैं, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये विसर्पाकार घूमने लगती हैं। तो ये विसर्पाकार जो जब चलने लगते हैं तो इसी को विसर्प कहा जाता है, या इंग्लिश में मिएंडर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसको मिएंडर कहा जाता है। अगला है, कभी ये ज़्यादा मिएंडर ऐसे ही करने लगती हैं तो एक समय आता है कि ऐसे मिएंडर कर लेंगे तो ये दोनों भाग जुड़ जाता है, ठीक है। जब जुड़ जाता है तो पानी ये ऐसे ही नदी ऐसे बहने लगती है, ये भाग ऐसे ही एक छूटा रह जाता है, तो ये एक झील का आकृति बन जाते हैं। इसको गोखुर झील भी बोलते हैं, ठीक है, गोखुर झील, ठीक है। गोखुर झील भी कहते हैं इसको, एक और नाम देते हैं इसको चाप झील भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको कई नामों से जाना जाता है। गोखुर झील है, चाप झील है, फिर ये छाड़न झील बोला जाता है, या इंग्लिश में ऑक्सबो लेक बोला जाता है, ठीक है। इसको भी सबको याद कर लीजिएगा। और अगला जो स्थलाकृति है तटबंध है, ठीक है। तटबंध क्या होता है? जब नदी ऐसे चलती है तो बीच बीच में अवसादों को यहाँ पर जमा कर देती है आसपास क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसी को ये ऊंचा वाला भाग क्षेत्र है, इसी से नदी बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है, अपने जमा करते करते, ठीक है। तो ये तटबंध का निर्माण करती है, ठीक है। ये तटबंध है, ये इसको तटबंध, नदी के तटबंध कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जब नदियाँ अब आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे तो एक समुद्री भाग होते हैं, समुद्र में जाके गिरती हैं। जहाँ गिरती हैं वहाँ पे गिरने से पहले कई भागों में बट जाती हैं, ठीक है। जैसे कि गंगा नदी में देखे होंगे, जब जाती हैं तो डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे कई भागों में ये बट गई है, ठीक है। तो जो बटी हुई इसको जो नदी अलग अलग होती है इसको क्या बोलते हैं? वितरिका, या इंग्लिश में इसको ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और वो जब नीचे यहाँ पे गिरती हैं तो ये भाग में पूरा ये अवसादों को जमा कर देती है, ये तो निर्माण हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये जो आकृति सम्मिलित रूप से इसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा भी कई तरह के होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो जलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा ये कहाँ पे? गंगा नदी द्वारा बनाई गई है, ठीक है। उसको याद रखिएगा, भारत में है, पश्चिमी बंगाल के पास में। तो ये रहा नदी से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं समुद्री तरंगों द्वारा। समुद्री तरंगों द्वारा भी कई तरह का स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्रक्रिया लगभग सेम रहता है इसमें, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे प्रक्रिया के बारे में, अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण, ठीक है। तो ये तीनों कार्य करती हैं। अब ये जो सागरीय तरंगें होती हैं क्या वो होती हैं? जैसे समुद्र होता है, ये स्थलखंड है, ये समुद्री भाग इधर, ठीक है। तो ये बीच में जब समुद्री जोर से लहरें आती हैं तो इसको तोड़ती रहती हैं, ठीक है। ये इतने ज़्यादा तोड़ देती है कि एक गुफानुमा आकृति हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति हो जाता है, सागरीय तरंगें आके इसमें तोड़ देती हैं तो ये गुफानुमा आकृति होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समुद्री गुफा बोलते हैं, ठीक है।
इस प्रकार होता है। और ये जब गुफा इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, भीतर तक हो जाता है, तो ये भाग और बाहर इधर से निकलने लगता है। तो ये वाला जो भाग होता है एक मेहराब इसको बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही दिखने लगता है कि इधर से अंदर से भी जाके बाहर निकला जा सकता है, तो इसको बोलते हैं मेहराब, ठीक है, याद रहेगा। इसको बोलते हैं मेहराब होता है। और ये कई बार होता है कि ये बीच में टूट जाता है, मेहराब ये बीच में टूट जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इतना ज़्यादा होता है कि ये बीच का भाग कभी कभी धंस जाता है। तो ये सागरी भाग में ऐसे ही, ठीक है, ये स्थल खंड है, इधर जलीय भाग आ जाता है, तो ये सागर ऐसे निकला रह जाता है ये भाग, ठीक है। ये बीच का भाग जब टूट जाता है, यहाँ वाला भाग टूट जाता है, तो क्या बन जाता है ये भाग, ये तटीय भाग है, स्थल खंड है, ये जलीय भाग है, ठीक है। तो ये इसको स्टैक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब समुद्री भाग में ये जब इस टाइप का निकला रहता है आकृति, खड़ा नुमा आकृति होता है, तो इसको स्टैक की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और एक होता है क्लिप। ये मान लीजिए कि सागरी तरंगे हैं, ठीक है। इस इधर सागरी भाग है, यह स्थल खंड है, ठीक है। स्थल खंड में काफ़ी ये खड़े ढाल वाला जब हो जाता है, ठीक है, तो खड़े ढाल वाला, तो ये सागरी तरंगे ऊपर नहीं उठ पाती हैं, ठीक है। ये काफ़ी खड़े ढाल वाला हो जाता है, तो इसको बोला जाता है क्लिप बोला जाता है, ठीक है। क्लिप या क्लिफ ही कहा जाता है। ये इधर से नहीं दिख रहा है, सामने से दिखता तो सामने से ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। देखिए ये काफ़ी, ये सागरी तरंग है, इधर ये काफ़ी ऊंचाई पर होता है, ये खड़े ढाल वाला होता है, ठीक है। यहाँ तक सागरी तरंग होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लिफ की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है कि जब इसको काट काट करके, जब सागरी तरंग ये चारों तरफ